आप सभी का न्यूज चैट में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान या ये कहें कि लखनऊ की एक बेहद ही खास शख्सियत मौजूद है, मिस्टर रिजवान सिद्दीकी जी। और आपकी तारीफ में बताऊं तो आप एक बेहतरीन बेहद ही उम्दा फिल्म डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और आपने कई सारे फिल्म्स ऐड किए हैं। आपने इमाम दस्ता जैसी बेहद ही मशहूर और बेहद ही फेमस मूवीज़ को डायरेक्ट किया है। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपकी तारीफ में अब मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है, और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे सवाल जवाब शुरू हो उससे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था। मैंने कहाँ से अपना सफ़र शुरू किया था? जी। एक्चुअली हम लखनऊ के ही रहने वाले हैं, तो कहीं बाहर से नहीं है। लखनऊ में एक जगह है अमीनाबाद, पुराना लखनऊ। जी जी। तो वहाँ पे हमारा जन्म हुआ और वहीं से हमने सारी पढ़ाई की लखनऊ में ही। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं चला गया दिल्ली एडवर्टाइजिंग में काम करने के लिए, बिकॉज़ मेरा एक पैशन था कि थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग में काम किया जाए, बिकॉज़ वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। एडवर्टाइजिंग की दुनिया, ब्रांड पे काम करने का जी। और उनकी कम्युनिकेशन देख करके मुझे बहुत अट्रैक्शन लगता था। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में जाके स्ट्रगल किया, एजेंसीज़ में जॉब स्टार्ट करी। तो जूनियर कॉपीराइटर से सीनियर कॉपीराइटर बने, कॉपीराइटर से आर्ट करने लग गए हम। जी। वो एस्थेटिक्स का थोड़ा लखनऊ में रहने से क्या फ़ायदा होता है ना कि आपके एस्थेटिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको कलात्मक पक्ष जो होता है ना, वो बड़ा स्ट्रांग होता है इस शहर में रहने का, यही खास बात, एटलीस्ट तब तक। तो फिर उसके बाद हमने डिज़ाइनिंग पे चले गए एंड मेरा करियर ना बहुत अच्छा बूम पे था दिल्ली में। पर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मुझे लखनऊ की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। मतलब मैं वो 5 होता है साल, जहाँ पे आपने बचपन अपना गुजारा हो। करेक्ट। जी तो मेरे को दिल्ली में 5-6 साल ही हुए थे और डिसाइड ये कर लिया कि भाई सब कुछ छोड़ेंगे और हम लखनऊ चले जाएंगे। जी। और फॉर्चुनेटली उस वक्त तक, अच्छा, जिस लेवल का मेरा काम था उसके लिए दिल्ली छोटा पड़ रहा था। जो मेरी राइटिंग थी या जो मेरा एस्थेटिक्स थे या जो मेरे एडवर्टाइजिंग का सेंस था, समझ थी, जी जी। वो दिल्ली छोटा था। मतलब दिल्ली से बड़े शहर में मेरी ज़रूरत थी और हमने उल्टे पाँव लखनऊ आ गए हम। लखनऊ आ गए। अब सोचो कितना बड़ा अजीब सा फैसला लिया कि लखनऊ जाके रहते हैं। तो आपने क्या फैसला लिया, क्या आपने सोचा कि लखनऊ में जाके हमारी कैसी ग्रोथ हो सकती है? देखो, दो चीज़ें होती हैं इंसान के पास, दो रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि वो दुनिया के हिसाब से कैसे करियर ग्रो कर रहा है, कैसे सक्सेस हासिल कर रहा है, जी जिसके लिए मेरी नेचुरल चॉइस थी, ऑब्वियस चॉइस थी कि मैं मुंबई जाऊँ। जी। और एक और होती है कि एक इंडिविजुअली कितना ग्रो कर रहे हो आप। तो मेरे लिए दो चीज़ में से एक चीज़ तय करना था कि मुझे इंडिविजुअली कितना ग्रो करना है या मुझे एज ए करियर में कितना ग्रो पानी है। जी मुझे लगा कि इंडिविजुअली ग्रो करना ज़्यादा बड़ी चीज़ है, करियर तो बना ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो इंडिविजुअली आपको ग्रोथ, अंदर से ग्रोथ करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको कौन सा शहर अच्छा रहता है? उस वक्त तक तो लखनऊ से अच्छा कोई शहर आज भी नहीं है। जी बेशक। और तब भी वो शहर उस वक्त लखनऊ में इससे अच्छा कोई शहर था ही नहीं कि आपको और ग्रो करते और ब्लॉसम करें। जी तो वो करने के लिए हम लखनऊ आ गए। और लखनऊ वापस आने की कई सारी वजहें थी। एक तो मेरी फैमिली थी, मेरे पेरेंट्स से, दूसरा यहाँ की ज़बान, इससे बहुत प्यार था कि मतलब जिस तरीके की ज़बान वो बोली जाती थी वो, प्लस जिस किस्म की दुनिया हमने बचपन से जी थी जी। वो, उसका आप लोग को अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब मैं ये मान के चल सकता हूँ कि इस शहर के अंदर जो लाइफस्टाइल हम जी लिए, कहीं वो नहीं मिल लाइफस्टाइल तो सकती। खैर अब तो खैर नसीब भी नहीं, लेकिन हमने जो, तो इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। जी तो हम वापस आ गए। और एक बहुत बड़ी वजह थी कि हमारे मोहल्ले में जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे कहानी किस्से कहने का बहुत वो था। हर दूसरा आदमी स्टोरी टेलर था, हर दूसरा आदमी। तो वो सब चीज़ें हमको बहुत अट्रैक्ट करती, हम खींच के वापस आ गए। जी। तो फिर उसके बाद से लखनऊ में हम यहाँ पे कहाँ वापस आ गए। वापस आने के बाद फॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ी कंपनी थी शहर में, उसका नाम था सहारा इंडिया। जी तो जी। मिस्टर रॉय के साथ हमने काम स्टार्ट कर दिया, सुब्रत रॉय साहब के साथ, उनकी टीम के साथ में करीबी तौर पे जुड़ गए और उनकी एडवर्टाइजिंग में लग गए। फिर मैंने 2011 में अपनी फिल्म कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम है नूरजहां मूविंग इमेजेस। ओके। उसमें हमने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई खरबूजे। जी वो, मैंने बहुत सुना उसके जी बारे में। जी, तो वो खरबूजे बनाने के बाद उसकी पहली स्क्रीनिंग केरला में हुई, वहाँ पे हमको अवार्ड मिला। दूसरी स्क्रीनिंग उसकी हुई इटली में, फ्लोरेंस में, जी। वहाँ पे भी बहुत अप्रिशिएट की गई फिल्म। हम गए फिल्म के लिए वहाँ इटली गए, वाह। वहाँ पे बहुत तारीफ़ें हुई, फिल्म बहुत तारीफ़ हुई। मतलब लोगों ने मुझे ये कहा कि भाई यू शुड मेक मोर फिल्म्स बिकॉज यू नो द आर्ट, ऐसा जी। बोला लोगों ने। फिर वहाँ से वापस आए और आने के बाद हमने अपना करियर को रीलुक किया कि एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर से आर्ट डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर से आगे क्या। जी। तो एक होता नहीं रीअरेंज करना अपने आप को, वो अरेंज किया, उसमें एक किस्म का एक प्रोसेस से गुजरे। फिर दूसरी शॉर्ट फिल्म बनाई हमने खलील खां के फाख्ते।
उस फिल्म की बहुत तारीफ़ें हुई, बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स में गई। जी। और उसके बाद से मेरा फिल्म का काम चल निकला। फिर मैं काफ़ी सारे एड फिल्म्स करी मैंने लखनऊ में, दिल्ली से, बॉम्बे से बड़ी फिल्में, बड़े ब्रांड्स की फिल्म हम लखनऊ में करते थे। तो तो ये ऐसा आपने स्टार्ट। अच्छा कुछ अपनी फेमस एड्स के बारे में बताइए। आपने बोला आपने कई सारे फिल्म्स ऐड हाँ। की हैं, शॉर्ट्स फिल्म्स की हैं, फेमस मूवीज। नहीं, फेमस मूवीज़ तो मैं, शॉर्ट फिल्म तो बताई मैंने जी आपको। जी जी और जो एडवर्टाइजिंग थी उसमें मेरी पहली एड फिल्म थी जो बहुत 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 मशहूर हुई जी एक्चुअली थी, वो गोविंदा के साथ में थी। हम लोगों ने की थी राजदूत, एक मोटरसाइकिल आती थी, जी जी तो उसका एक टैगलाइन थी, हीरो नंबर 1 और राजदूत नंबर 1। जी वो स्क्रिप्ट मैंने उसकी लिखी थी, उस फिल्म की। फिर हमने कोका कोला के लिए लिखा बहुत सारा, थम्स अप के लिए लिखा बहुत सारा। जी लखनऊ में आके सहारा के लिए, सहारा लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत मशहूर ऐड था, गब्बर तू बाहर निकल, जी 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 वो मैंने लिखा। जी और उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब वीडियोकॉन की फिल्म लखनऊ में बनाई हमने, और मैजिक ब्रिक की बनाई, ग्रोफर्स की बनाई। मतलब ब्रांड पे ब्रांड्स हम लखनऊ में लाते रहे और यहाँ पे फिल्म बनाते रहे। जी। हम जाके वहाँ पे नहीं रहे, वहाँ से काम यहाँ लेके आए, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है सर। आपने लेकिन एक ये नई तरह का सोच के आप कोई बड़े लेवल से जाके नीचे फिर वहां पर अपनी चीज़ों को सेटअप करना Correct. बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपकी एक बहुत ही अच्छी डायरेक्टेड मूवी इमाम दस्ता, उसका भी मैंने बहुत सुना, उसके बारे में जी। कुछ बताएंगे? ये उसकी तो तारीफ मैंने बहुत सुनी एक्चुअली। सुप्रिया, ये बड़ा कमाल की बात है कि क्या हुआ कि धीमे धीमे हम लखनऊ में तो अपना काम कर ही रहे थे। जी बेसिकली हम एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा बिजी थे और बहुत सारी एड फिल्म्स करते रहते थे, साल में एड फिल्म पे अच्छे काम कर रहे थे। फिर एक शख्स मुझे मिले, वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन। जी ऑफिस आए मेरे, आने के बाद वो, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल अहद। वो कमाल आदमी थे। आए, जी बोले रिजवान भाई हम लोग फिल्म करते हैं। हमने, हाँ ठीक है। कहते हैं थोड़ा पैसा आप लगाइए, थोड़ा हम लगा, तो लो कॉस्ट पे एक फिल्म प्रोडक्शन करते हैं। हमने ठीक जी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम, एक पैसा है हम लगा देंगे, एक पैसा आप लगा दीजिए और स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे फिल्म बनाते हैं, फिल्म हाँ, बनाते जब हैं, आप उस फील्ड में होते तो लेकिन आपको। लेकिन बनाता कोई नहीं था, मतलब जी खाली बातें होती थी। वो बंदा ना अगले दिन आया, उसने आने के बाद लोगों को एडवांस देना शुरू कर दिया, एडवांस देना शुरू कर दिया, कैमरा बुक कर दिया। और हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, जी हमारे पास कहानी एक है जो कि मेरी ज़िंदगी की अपनी कहानी थी, इमाम दस्ता। तो वो कहानी थी और उसके बाद अलावा कुछ भी नहीं था, कहानी ही पूरी नहीं थी। वो एडवांस दे रहा लोगों को, वो कैमरा बुक कर दिया उसने, सब कुछ बंदा कर रहा है जिससे कि ये लगे कि भाई फिल्म स्टार्ट है। मैंने कहा यार तो सीरियस हो गया। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया कहानी। यानी कि बिना स्क्रिप्टिंग के ही पूरी फिल्म का स्टार्ट हो गया प्लान था, हाँ पूरा स्टार्ट, डेट फिक्स थी। वाओ। फिर हमने 7 से 8 दिन में जी पूरी फिल्म लिख डाली। वाओ। और लिखने के बाद हमने फिर कास्टिंग शुरू करी। तो कास्टिंग में जो लोकल आर्टिस्ट थे उनको लिया। एक एक्टर था सहर्ष कुमार शुक्ला, बम्बई से, उसको बुलाया। और एक एक्टर था राकेश शर्मा, ये 2 बॉम्बे से आए, बाकी लोग लखनऊ से लिए हैं। तो लखनऊ के रंगमंच के सारे कलाकारों को लेकर के जी हमने फिल्म स्टार्ट करी। और हमने फ्लैट 23 डेज़ में फिल्म को शूट किया लखनऊ में। ओके। और हमारे डीओपी थे सौरभ विश्वकर्मा, जो कि एफटीआई से ही पास आउट थे। तो कुल मिला के इतने सारे लोग के साथ, लखनऊ के लोग ज़्यादा थे, जी हमने स्टार्ट किया और फिल्म बना ली। तो फिल्म बनाना तो एक अलग बात है सुप्रिया, उसके बाद फिल्म को रिलीज़ कराना एक अलग बहुत बड़ा टास्क युद्ध है। था। वो युद्ध में जब मैं गया हूँ अंदर, जी। क्योंकि पैसे मेरे अच्छे खासे लग चुके थे, डॉक्टर साहब के पैसे भी बहुत अच्छे लग चुके थे। अच्छा, मेरा तो यही काम ही था फिल्म प्रोडक्शन, जी। उनका ये काम नहीं था। तो वो आने के बाद वो बेचारे अपने कामों में बिजी हो गए। लेकिन मेरे दिमाग में बात फंस गई, सुई अटक गई कि यार ये फिल्म को निकालना है। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड आने के बाद से फिर स्ट्रगल चलता रहा। तो हाल ये हुआ कि पिछले 5 सालों में मैंने एडवर्टाइजिंग करना बंद कर दिया, मैंने कोई और काम करना बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिया अपना। मगर ये मैं फिल्म के पीछे लगा रहा। आप सोचो, लखनऊ में रह करके हम फिल्म रिलीज़ करने के ऊपर लगे हुए हैं, जी जबकि लोग मुंबई में फिल्म बनाते हैं और रिलीज़ नहीं करा पाते। बिल्कुल हमने लखनऊ में रह करके स्ट्रगल कर करके फिल्म को रिलीज़ कराया। तो लास्ट ईयर 16 फरवरी को फिल्म रिलीज़ हुई है। जी और आज की डेट में इमाम दस्ता खूब चर्चा बटोर चुकी है और अभी भी उसकी बात चल ही रही है, जी। बिकॉज फिल्म अपने आप में कल्ट है। तो वो धीमे धीमे अपनी स्पेस कवर कर रही आपकी है। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है? जी, अमेज़ॉन पे है, जी। बुक माई शो पे है, एप्पल टीवी पे है, गूगल प्ले पे है। इन सारी जगहों पे आप जा करके उसको किराए पे देख करके देख सकते हैं। तो फिल्म बहुत वो है, उस
तो उसकी चर्चा है, मतलब चर्चा है उस फिल्म की बहुत ज़्यादा। जी। अच्छा, अभी आपके करंट में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताएंगे, कुछ मूवीज या कोई अभी current 2 projects? कहानियों पे मैं मतलब स्क्रीन प्ले पे काम हो रहा है, एक्चुअली 3 कह लीजिए आप, जो कि तो हम अभी स्टार्ट करने वाले थे दिसंबर में ही, जनवरी में, बट हमारी इस फिल्म की कहानी के लिए फॉग की ज़रूरत थी। एक क्राइम थ्रिलर था और बहुत फॉग चाहिए था, बट इस बार शहर के अंदर फॉग नहीं आया, बाहर रहा होगा मुझे मालूम नहीं, शहर के हाँ, अंदर शहर में बिल्कुल तो भी फॉग नहीं आया। वो सर्दी वाला वो फील नहीं आया, एकदम तो जो गर्म फॉग, ठंडी। हाँ, उस चक्कर में वो कहानी में शिफ्ट कर दिया अगले साल के लिए। मगर 2 फिल्में और हैं जिनका नाम है, एक का मत चुको चौहान और एक है दिलावर का फ्लावर। उन पे काम चल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ उसमें बड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, देखिए क्या होता है। जी। अच्छा, आप तो कई टाइम से बताया आपने इस फील्ड में है, तो एज अ फिल्म मेकर ये एक नेचुरल स्किल होती है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है? क्या एज ए फिल्म मेकर वॉट, मतलब फिल्म बनाने में? हाँ, फिल्म देखो बनाना। अभी क्या है सब किया कि पिछले 20 सालों के अंदर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है फिल्म प्रोडक्शन में, इतने रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं जी। कि फिल्म प्रोडक्शन बहुत आसान हो गया है। जी। अभी किसी के हाथ में कैमरा है, वो चाहेगा तो कैमरा ले और जाके फिल्म बना के शूट कर दे सकता सकता है। है। तो जो प्रोसेस थी प्रोडक्शन की वो बहुत सिंप्लीफाई हो गई है जी। कि कैमरे के पीछे आपको प्लेबैक का भी एक मॉनिटर मिल जाता है, आप देख रहे हो, आपने प्लेबैक भी कर लिया उसको, जी। क्या शूट किया, क्या हुआ। 30 साल पहले, 25-30 साल पहले ये सब नहीं होता था, तो फिल्म प्रोडक्शन तो आसान हो गया। लेकिन अभी एक और चीज़ आ गई, एक चैलेंज आ गया फिल्म प्रोडक्शन वालों के साथ में, फिल्म बनाने वालों के साथ में, वो है शॉर्टर फॉर्मेट, जो जी। कि रील्स, शॉर्ट वीडियोस, इनके अंदर कोई कंटेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। वो एक किस्म का आपको एक ट्रैप में फंस जाते हो, आप एक के बाद एक बकवास काम देखते रहो, टाइम ख़राब कर रहे हो, जी। लेकिन उसमें क्रिएशन नहीं है जी। और कहानी की तलाश ख़त्म हो गई है। लोग कुछ भी मिलता है बनाने लग जाते हैं। जी। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज आके आया सामने। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कंटेंट को, अच्छे कंटेंट पे हाथ रखना, उस पर नब्ज पे हाथ रखना, जी। वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। वो प्रोडक्शन के आसानी के कारण ना, कैमरा लिया, आर्टिस्ट बुलाया, करो, कुछ करते हैं, बना देते हैं फिल्म, ये अच्छा, हो रहा है। आपने बताया कि आज ये बात तो सच है कि हर कोई रील्स बना रहा है, हर कोई मूवीज बना रहा है, लेकिन अच्छा, आपने इतनी सारी एड्स बनाई, कुछ चीज़ें बनाई, फिल्म्स बनाई, तो उसमें आप पर्टिकुलर कोई आपका बेस होता है, थीम होता है कि मुझे पर्टिकुलर इस थीम पे मूवी बनानी है, इस थीम देखो, पे ये चीज़ें करनी है? एडवर्टाइजिंग तो बिल्कुल अलग चीज़ है। एडवर्टाइजिंग में जी। हमारे पास ब्रीफ आता है कि यार ये हमारा टास्क है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, जी। इस पे बेस्ड एक फिल्म लिखो और उसको शूट करके बना के दो। जी। तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, उसमें तो आपको मिलता ही है कि हाँ, ये हाँ, इसके वो अराउंड फिल्म मैटर बनानी करता है। और रही बात फीचर फिल्म्स की या शॉर्ट फिल्म्स की, वो तो हमारी मर्ज़ी पे है कि हम किस किस्म की कहानी को कहना चाहते हैं। जी। तो अभी क्या मैं महसूस करता हूँ कि बहुत सारे फिल्म मेकर्स जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि 4 फिल्में उठाते हैं, इधर से उठाया उधर से उठाया, एक कहानी बनाई गोलमोल सी, उसमें डाल दिया सब कुछ, एक्टर लिया, स्टार लिया और बना के फिल्म दे दी। उनको मालूम है स्टार आया है तो फिल्म बिक जाएगी, लोग देख लेंगे, लोग जी। देखेंगे ही। और वो एक चीटिंग होती है किस्म की कि स्टार को ले आए आप, तो आपकी फिल्म तो ऑडियंस लेके आता है स्टार। जी। मान लीजिए मैंने किसी बड़े एक्टर को लाया तो वो ऑडियंस लेके आएगा। तो आपने क्या किया कि आपने सब कुछ छोड़ दिया एक्टर पे, कि मैंने सलमान खान को ले लिया, अब उसके नाम पे तो लोग आएंगे ही देखने, मुझे ज़्यादा काम करना है, दिमाग ना लगाओ, स्टोरी यही ठीक है। जी। तो जब ऐसा होने लगता है ना, तो वो सबसे बड़ा वो एक फिल्म इंडस्ट्री का ड्रॉबैक है मेरे हिसाब से, कि आप कहानी पे काम करना बंद करते जी। हो। और इस किस्म की बैंकरप्सी हो गई हिंदी भाषा के अंदर कि हमें कहानी रीमेक करनी पड़नी साउथ की फिल्मों की। जी। जी, बहुत मुझे लग रहा है कि जितनी भी फिल्में आ रही हैं, मैं अक्सर सुनती हूँ कि इस फिल्म का रीमेक तो है। सोचना, आप सोचते नहीं हैं और आपने हाथ डाल दिए। जी। मतलब मुझे ये हैरानगी होती है कि बम्बई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने हाथ डाल दिए हैं, मतलब जी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई पंजाब साउथ की फिल्में लाओ, उसको कुछ फिल्में साउथ की कहीं की उठा के रीमेक हाँ, आ रही है, फॉरेन की कुछ फिल्म, अपनी फिल्मों का सीक्वल बना रहे हैं हाँ, कि बस 2 बस 3 बस बस पार्ट बस में आ रही हैं। वो इस कैसी तरीके से बॉलीवुड चल रहा बिल्कुल सही कह रहे। तो अब वो क्या है कि वो आपने सोचने का ठेका साउथ को दे दिया है, है। जी। या पुराने जो काम है उसी को रीमेक या उसी का वर्जन बना के आप अपना दुकान, तो ये धंधा हो गया है। ये फिल्म कोई आर्ट वाला काम थोड़ी रहा है। तो ये तो एक चैलेंज है ही है इंडस्ट्री के अंदर, पर समय आएगा, उसका भी समय आएगा, बदलेंगे लोग शायद। अच्छा, आपने बताया कि जब किसी को अपनी बेसिकली आज की डेट में मूवी हिट करानी, तो किसी स्टार को लेकर लाके डाल दिया, फिल्म हिट हो गई। तो आपको एज अ डायरेक्टर क्या लगता है कि फिल्म को हिट कराने के लिए किसी स्टार की जरूरत है या किसी अच्छी स्टोरी की जरूरत होती है? मुझे लगता है, देखिए, फिल्म को हिट कराने के लिए तो स्टार की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि मैं तो अभी जर्नी से बाहर निकल के आया हूँ। जी। मैंने एक फिल्म बनाई, फिल्म बनाने के बाद जब मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, ऐसा कोई OTT प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे मैंने बात नहीं करी हो। जी। सब कहते आपकी कहानी अच्छी है, कंटेंट अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, प्रोडक्शन अच्छा है,
मगर स्टार नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो हिट कराने के लिए तो आपको स्टार चाहिए होता है, लेकिन अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको कहानी चाहिए होती है। जी कहानी हमारे पास थी, फिल्म हमारे पास थी, लेकिन स्टार नहीं था, तो हमें 5 साल लग गए फिल्म को रिलीज़ कराने में। पर हम फिर भी लकी थे कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो गई। जी तो एक कहा जाता है कि कंटेंट इज़ द किंग, और शायद किंग तो नहीं था कंटेंट हमारा, हमारा कंटेंट प्यादा था, पर उसने हमें सेल थ्रू कर दिया। मतलब हमारी फिल्म रिलीज़ हो गई क्योंकि कंटेंट अच्छा था। जी कंटेंट भी अच्छा ना होता, स्टार भी ना होता, तो कोई रिलीज़ भी ना करता। जी ऐसा है। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कई सारी फिल्में आती हैं, बड़े बड़े स्टार्स की आती हैं, लेकिन वो भी फ्लॉप हो जाती हैं, कहते हैं उसमें अच्छा कंटेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ कुछ तो कंटेंट में दम होता है, तभी चाहे वो स्टार हो उसमें ऐड हो या ना हो। नहीं, आपने बताया कि आपकी फिल्म अच्छी चली, आज की डेट में सब कुछ जान रहा है उसको, बस स्टार नहीं था इसलिए हर ओटीटी में नहीं आ पाई, लेकिन नहीं, हाँ, वो सिर्फ एक पॉइंट तो ये है कि ओटीटी पे नहीं आ पाई। जी दूसरा पॉइंट ये है कि लोग चर्चा नहीं करते बिकॉज स्टार नहीं है उनकी मर्जी का। उनको जी। लगता है कि छोटी फिल्म है, छोटे से लोगों ने बनाई है फिल्म, इनका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो बस खाली ये कहा ठीक है अच्छा देख लेते हैं। जी लेकिन अगर मान लो स्टार भी हो, अच्छी कहानी भी हो, अच्छा प्रोडक्शन भी हो, तो लोग उसके बारे में बात करते हैं। जी और वैसे काम करने के लिए मतलब मैं बहुत कम लोग को देख पाता हूँ जो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर करने की कोशिश करें तो धक्के ही खा रहे होते हैं मुंबई में। जी जी कोई उनको एंटरटेन नहीं करता, कोई स्टार उनको एंटरटेन नहीं करता है। जी मेरी ही एक फिल्म है जिसके बारे में बात की मैंने मच्चू को चौहान, तो वो एक फिल्म के साथ मैं बम्बई में गया, एक बड़े एक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया, और वो बहुत उस कहानी को पढ़ के बहुत ज़्यादा मूव हो गए थे वो। मैंने कहा कि यार ये कहानी तो हम बनाएंगे, इसका कहानी का तो एक है, अपनी जर्नी है, जी मगर मेरे पास एक छोटी सी फिल्म है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, जी आप उसको कर लो। उसमें एक्शन नहीं था, उसमें ग्लैमर नहीं था, उसमें सेक्स नहीं था, उसमें कुछ नहीं था, बट एक इशू बेस्ड स्टोरी थी। तो उसने मुझे कंधे पे हाथ रखा, बोला नहीं रिजवान इसको हम बाद में करते हैं, पहले वो वाली फिल्म करते हैं। तो सबको स्टार बनने का शौक सवार है, सबको एक कहानी कहने की ज़रूरत तब लगती है जब वो बहुत हिट हो रही हो ऑलरेडी, जी तो उसमें कर लेंगे। बट अदरवाइज आप उनको नई कहानी दो, तो वो जब तक उसके अंदर उनके मन की मर्जी के एलिमेंट नहीं होंगे, दे वुड नॉट से यस टू योर प्रोजेक्ट। आज की डेट में तो अब देख रहे हैं कि फिल्मों का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उस टाइम पे जब आपने शुरू किया होगा शायद तब उतना ज़्यादा नहीं रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब मुश्किल से 15 साल पहले की बात है, तो दुनिया तो ऐसी ही थी। जी 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 कॉर्पोरेट आ चुके थे, जी। कॉर्पोरेट्स के आने के बाद से इंडस्ट्री की तो हालत ख़राब हुई है। जी तो छोटे प्रोड्यूसर जब थे ना, जैसे मान लो कि यशराज थे, या जी। आपके बी आर चोपड़ा थे, या सावन कुमार थे, 50 लोग थे, सुहास घई थे। इन लोगों के वक्त में क्या था, इन लोगों का पैसा अपनी जेब से लगाते थे या कहीं से लेके आते थे, जी बट इनके अंदर एक पैशन था, इनके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज थी, फिल्म प्रोडक्शन की नॉलेज थी, दुनिया की नॉलेज थी, और वो कहानी कहना चाहते थे। जैसे ही कॉर्पोरेट्स आए तो वो लेके आए, उन्होंने पंप इन कर दिया हज़ारों करोड़ रुपया। जी समझना बात मेरी। अब उस पर हज़ारों करोड़ रुपए रखने के बाद उन्होंने बनाई, एक टीम बनाई, एक बनाया सीईओ, एक बनाया कंटेंट हेड, एक बनाया क्रिएटिव हेड। उसके बाद उन लोगों ने अपॉइंट किए 25 ठो लड़के लड़कियां जो लॉस एंजलिस में पढ़ के आए हैं, कोई कैलिफोर्निया में पढ़ के आया है, जी जो बड़े बाप के बेटे थे, उनको बैठा दिया, क्रिएटिव में डाल दिया। तो अब कोई आदमी ने कहानी लिखी, रूटेड कहानी है, ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है, उत्तर प्रदेश के इटावा की कहानी है, जी और उनके सामने पढ़ाई दी आती, पढ़िए इसको और इस पर जजमेंट दीजिए। तो जो आदमी बम्बई में रहा है, बेंगलोर में रहा और चला गया सीधे पढ़ने फॉरेन से पढ़ के आया फिल्म सिनेमा, और वो जॉब कर रहा है क्रिएटिव का किसी बड़ी कॉर्पोरेट में, वो उस कहानी को जज कर रहा है जिस कहानी का सिर और पैर उसको नहीं मालूम है। तो उसका एक जवाब आता है, वी वुड लेट इट पास, सॉरी दिस इज़ नॉट फिटिंग इन अवर स्लेट। वो एक जवाब आ जाता है मेल पे आपको, आपका काम खत्म। तो जब तक ये कल्चर आ गया, ये कल्चर कहाँ से आया, ये कल्चर कॉर्पोरेट से गया है। तो फिल्म की दुनिया, हिंदी फिल्म की दुनिया खतरे में तो है ही है। जी जी आपने सही कहा। एक वर्ड बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, स्टार किड्स। जैसे कि अब आपने बोला कि फेमस अगर हैं तो हर चीज़ पॉसिबल, अगर नहीं है तो नहीं है पॉसिबल। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें बॉलीवुड की, तो जैसे अब स्टार किड्स हैं, शाहरुख खान के बच्चे हैं, उनका काम इतना अच्छा नहीं, लेकिन उनको बहुत बड़े बड़े ब्रांड के एम्बेसडर नहीं, हैं। आप बात कहीं और ले जा रहे हो, समझो। जी जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टार किड्स है तो काम अच्छा नहीं है, काम अच्छा है, तो फिर मतलब नहीं होना चाहिए कि ये स्टार किड्स है कि नॉर्मल बंदा है। नहीं नहीं वही चीज़ है और कि हमें अगर नहीं मालूम कि शाहरुख खान का बेटे कैसी कहानी पे लिख के काम कर रहा है, जी पर वो काम कर रहा होगा, ज़रूर कर रहा होगा। और पॉइंट ये है कहने का कि स्टार किड्स हों या कोई भी नेपोटिज्म से निकल के आए हों, नेपोटिज्म निकल गया, पॉइंट ये है कि आप अच्छी बात कहने वाले लोग होने चाहिए, जी जो एक ऐसी कहानी लेके आए जिस कहानी से लोगों को चाहे मनोरंजन मिले, चाहे ज्ञान मिले, चाहे शिक्षा मिले, चाहे मैसेज मिले, ना मिले मैसेज कोई ज़रूरी नहीं है मैसेज मिले, पर कुछ एंटरटेनमेंट ऐसा हो जो यूनिक सा हो, नया हो। अब ये थोड़ी हो कि हम 4 फिल्में देखी हॉलीवुड की, 2 फिल्में देखी साउथ की,
6 फिल्में देख के एक डाली मिक्सी में डाला और दिमाग लगाया और कहा ये कहानी है। उसके बाद ताना बाना बुन दिया। हमने बड़े बड़े टैलेंट ले लिए, टेक्नीशियंस, कैमरामैन पकड़ लिया, वीएफएक्स वाले पकड़ लिए, साउंड वाला पकड़ लिया, म्यूजिक वाला पकड़ लिया, सब मिलके कुछ ना कुछ तो बना ही देंगे। ये नहीं होना चाहिए। अब वो चाहे कोई पैसे वाले बाप का नॉर्मल आदमी बना रहा हो फिल्म बरेली का, और चाहे वो किसी बड़ी इंडस्ट्री के लोग के कोई बच्चे बना रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है। अच्छा, आपको ये लगता है कि आपने जब शुरू किया था काम उस टाइम पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, या अगर अब? नहीं, स्ट्रगल तो अभी भी बहुत है। अब तो और मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स्ड है। पहले स्ट्रगल का ये होता था कि आप जाइए ऑफिस में, प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाइए, बैठ के जाके उनके साथ में कहानी सुनाइए, मौका मिल गया कहानी सुनाने का, कहानी अच्छी है तो आपको मौका मिलता था। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए। प्रोड्यूसर बेचारे बचे कितने इंडिविजुअल। अभी तो आपके पास जाना पड़ता है, किसी बड़े स्टूडियो के पास जाइए, स्टूडियो वाला से पहले आप जाइए स्टार के पास, स्टार कहानी सुनेगा, स्टार कहानी सुन के हाँ कहेगा या ना कहेगा। हाँ कहा तो फिर आपकी दुकान चल सकती है, पर वो हाँ कहेगा क्यों, वो आपसे मिलेगा क्यों, वो 25 कॉन्टैक्ट लगाओगे तब जाओगे वहाँ पर। तो मैं क्योंकि राइटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ और एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर चुका हूँ, तो मैं जब जाता हूँ लोगों के पास तो फिर मुझे एक लैंग्वेज टर्म सिखाई पड़ेगी कि फिल्म की कहानी नहीं होती है, फिल्म माउंट की जाती है, माउंट की जाती है, माउंट की जाती है। मतलब माउंट का मतलब ये कि फिल्म को बिजनेस की तरीके से पूरा डील किया जाता है अब कि उसमें कौन से लेवल होगा, एक्टर आएगा, कौन डायरेक्टर आएगा, कौन सा स्टूडियो आएगा, कौन सा प्लेटफॉर्म उसको लेके जाएगा, पूरा एक गणित है उसका। उस गणित को भी फॉर्चुनेटली हम थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो वैसा है। तो बट अभी इसको क्रैक करेंगे। अच्छा, तो ये फिल्मों की बातें तो बहुत हो गई, अब आप पे आते हैं, ठीक है, कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप फ्यूचर में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आ सकते हैं? तो अगेन वो फिल्मों का ही होगा, तो मैं इस बारे में नहीं बताऊंगा। 2 फिल्में मैं प्लान करके बैठा हूँ। फ्यूचर प्लान्स मेरा ये है कि काम करना है। कहानियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, कहानियाँ कहनी है और कहानियाँ और लिखनी है, क्योंकि इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन इंटरेस्ट की बातों को, मतलब उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है। तो मैं जो चेंजेस आ रहे हैं ना, बिहेवियर में चेंज आ रहा है इंसान के, उन चेंजेस को टैप करने को, उनको टैप कर रहा हूँ कि कैसे कैसे 10 साल पहले के जो लोग थे वो उनकी थॉट प्रोसेस में और आज के बच्चों की, आज के लोगों की थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है और क्यों आ रहा है, और ये आने वाले वक्त में क्या यहाँ पे आके थम जाएगा या आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक किस्म का डाउनग्रेड भी आ रहा है। देखो क्या है ना, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने हमारे हाथ में पूरी दुनिया कर दिया, मोबाइल पे सब कुछ। आजकल तो बच्चों के, हर बच्चे के हाथ में, तो पूरी दुनिया आपके एक्सेस में। आप दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको ना हो, लेकिन उससे नॉलेज कितनी आपने ली, ये सवाल है। दूसरा, उस नॉलेज का प्रैक्टिकल लाइफ में आपने कितना इम्प्लीमेंटेशन किया, वो एक सवाल है। तीसरा ये है कि आपकी इमोशनल स्पेस में आप कितना सिक्योर हो, एक सवाल ये है। ये सब ऐसी बातें। तो अभी क्या होता है कि ये जो चेंजेस है ना, इसमें एक डाउनफॉल आ रहा है। जो बच्चे अभी आज की डेट में बड़े हो रहे हैं, मैं उनमें देखता हूँ कि एक किस्म का डिग्रेडेशन हुआ है। जो 20 साल पहले या 15 साल पहले बच्चे थे, जो उस वक्त 15-16 साल की उम्र में थे, या आज 15-16 साल की उम्र में, उनमें एक किस्म का डिग्रेडेशन हुआ है। वो बच्चों की थॉट प्रोसेस अलग थी, आज के बच्चों की थॉट प्रोसेस नील बटे से नटा है। तो ये बड़ा ख़राब हो रहा है। तो इसको कैसे करना है सोसाइटी, एज ए सोसाइटी हम क्यों इसमें कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, या कैसे कोर्स करेक्शन किया जाए, ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अभी ध्यान नहीं दे रहा कोई, आने वाले समय में ध्यान देंगे इसमें। नहीं सर, इस चीज़ पे तो होती है बातें कि हम आज की जो बढ़ती टेक्नोलॉजी है, अगर हमारे लिए पॉजिटिव है तो निगेटिव भी कहीं ना कहीं है, बच्चों के लिए भी, हमारे लिए भी। अच्छा, तो आप इस पे स्टडी कर रहे हैं, आप इस पे सोच रहे हैं, तो आप कुछ बताएंगे कि आगे इन फ्यूचर ये हम पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? भाई इन फ्यूचर तो इम्पैक्ट क्या डालेगा, मैं तो आज की बात बता रहा हूँ कि इम्पैक्ट क्या डालेगा। कि बच्चे को सारी बातें मालूम है कि दुनिया में कहाँ पे क्या हो रहा है। और आप किसी भी बच्चे से, मतलब 12-14 साल का बच्चा होगा, 16 साल का बच्चा होगा, उसको बोलो तो वो दुनिया में कोई भी चीज़ खरीद के आपके घर पे मंगवा देगा। ठीक है, मतलब उसको बोल दीजिए कि भैया हमको जो है रेफ्रिजरेटर मंगाना है, या हमको मंगाना है मोबाइल का ये चिप मंगवाना है, ये कुछ मंगवाना है, वो खटाखट जाएगा, 2 मिनट के अंदर ऑर्डर हो जाएगा। भाई इतने पैसा है, जब चला गया है, परसों डिलीवरी हो जाएगी। अब उसी बच्चे को, उसी बंदे को बोलो या नीचे से जाके 2 किलो प्याज लिया, बाज़ार से जाके 2 किलो प्याज ले आओ, तो वो प्याज लेने जाएगा तो मोल भाव भी नहीं मालूम, उसको मालूम ही नहीं होगा भाव क्या है, उसको मालूम ही नहीं होगा कि प्याज कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना है। तो ये एक ऐसी चीज़, लाइफ ही उसकी लाइफ ही चली गई है। उसको टेक्नोलॉजी वर्चुअल लाइफ में है वो,
और जब वो रियल वर्ल्ड में आएगा, जब चैलेंजेस देखने जाएगा, जब उसको जॉब ढूंढनी होगी, जब और ये भी अगले 10-15 साल के बाद ये भी बदल जाएगा, तो वो उसके सामने क्या टास्क आने वाले हैं। क्या वो इस कमरे में बंद कमरे में रह रहा है, मोबाइल पे है, माँ बाप खुश इसलिए हैं कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो उससे सेफ़ है, सिक्योर है, घर की चार दीवारी में है। लेकिन जिस दिन वो बाहर निकलेगा, उसके लिए दुनिया एकदम अजीब से जंगल लगेगा उसको, जहाँ कोई किसी को जानता नहीं होगा वो। तो वो एक ऐसी स्थिति होगी जिसका सामना करने के लिए आप कुछ अभी तैयार नहीं होंगे। मेरा मानना ऐसा है। तो बेहतर ये है कि थोड़ा लाइफ के साथ में, थोड़ा उसके साथ में एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जी। तो ये है कि आने वाले वक्त के ये चैलेंजेस आने वाले हैं मुझे लगता है। ये तो हो गए, हम लोग टेक्नोलॉजी में बहुत चले गए। अच्छा, लास्ट पे अगर मैं बात करूँ एंड अप की, कि आप इतने टाइम से डायरेक्ट कर रहे हैं मूवी, और जो यूथ है, आप अगर हम यूथ की बात करें तो जो लोग अब इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, मूवी में राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको किन चीज़ों पे फोकस करना है? उनको लाइफ पे फोकस करना चाहिए, कहानियों पे, मतलब किरदारों। मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है तो दिन में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, खाली पड़े हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, जी। नॉन प्रोडक्टिव, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, मोबाइल आपके पास नहीं है, टीवी आपके साथ में नहीं है, कंप्यूटर आपके साथ में नहीं है, आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पर कि आप सिर्फ आप हो और आप बोर हो रहे हो। जी। जब आप बोर हो रहे हो और तब आपका दिमाग वापस रिस्टोर होगा, फिर आपको कहानियाँ, अगर आपका क्रिएटिव ब्रेन है, आप सोचने वाले बंदे हो, इमेजिनेशन कर लेते हो, तो आप कहानी बिल्डअप विविन करना शुरू करोगे। जब एक बार कहानी विविन करोगे, फिर उसके बाद फिल्म प्रोडक्शन तो लास्ट का मामला है। तो कहानी कहने के लिए लोगों के बीच रहना ज़रूरी है, लोगों के साथ उठना बैठना ज़रूरी है, उनके इमोशन समझना ज़रूरी हैं, उनकी दुनिया समझना ज़रूरी है, उनका वर्ल्ड समझना ज़रूरी है। और इसके लिए टाइम आपके पास होना चाहिए। और टाइम कैसे आएगा? आप मोबाइल छोड़ेंगे, आप टीवी छोड़ेंगे, इंटरनेट छोड़ेंगे, तो आपको शायद टाइम मिलेगा। ये एक प्रोसेस है जो करनी पड़ेगी। और अगर आपको राइटिंग में जाना है, आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर ये है कि हमको अब खुद को थोड़ा सा टाइम देना है, थॉट प्रोसेस अपना बढ़ाना है, अगर हमको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो 100% आपको इसी फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में जाना है। अगर आपने कुछ भी करना है तो अपने लिए टाइम छोड़ो। अपने लिए का मतलब ये कि आप 2 घंटा, 1 घंटा किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं हो, आप खाली हो, जी, तब तो रिस्टोर कर पाएगी आपकी एनर्जी ना। तो थैंक यू सो मच सर, आज हमको इतना सारा टाइम देने के लिए और बताने के लिए, और जो लोग यूथ जो हमारी है, जो आगे इस फील्ड के बारे में सोच रहे हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए कि उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। बेसिकली आप बताया कि टेक्नोलॉजी पे अब ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें घुस रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए आप। नहीं, बैलेंस बनाइए, दोनों का बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है। तो जब मिलेंगे एक ऐसे ही महान शख्सियत के साथ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आप देखते रहें न्यूज़ चैनल।